एक डेजर्टेड हाईवे पे लिफ्ट के लिए इंतजार करती हुई दो लड़कियां, इस इंतजार में कि कोई ना कोई तो लिफ्ट दे ही देगा, और अचानक एक बंदा अपनी गाड़ी लेकर रुक भी जाता है। वो गाड़ी से उतरता ही है और लड़कियों के सामने होता है एक 6 फुट 9 इंच का जायंट। लेकिन वो अपने बिहेवियर में इतना ज्यादा स्वीट और पोलाइट होता है कि लड़कियां उसकी गाड़ी के अंदर बैठ भी जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि ये इंसान सेफ है। लड़कियां उससे बातें करती हैं और वो भी काफी सारी बातें इनिशिएट करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी लेता है एक गलत टर्न। लड़कियां पैनिक करने लगती हैं और देखती हैं दरवाजे के हैंडल्स मिसिंग हैं। लड़कियों की सांसें तेज होने लगती हैं और गाड़ी की स्पीड उससे भी ज्यादा तेज। तब वो लड़कियां रियलाइज करती हैं कि वो जिस इंसान की गाड़ी में बैठी हुई हैं वो कोई लोकल हेल्पर नहीं, बल्कि वो है एडमंड कैम्पर, द को-एड किलर। एक ऐसा किलर जो काफी नॉर्मल और पोलाइट दिखता था, बातें कोई इंटेलिजेंट प्रोफेसर की तरह करता था, लेकिन उसके अंदर उबल रहा था एक ऐसा रेज जो एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की डेथ और नेक्रोफीलिया का रीजन बना। एडमंड कैम्पर इतना हाईली इंटेलिजेंट था कि FBI ने उसे एक टेक्स्ट बुक केस तक कहा था, यानी एक ऐसा इंसान जिसे FBI काफी कुछ सीख सकती थी ताकि वो बाकी सीरियल किलर्स के दिमाग और उनके बिहेवियर को समझ सके। लेकिन एडमंड कैम्पर का टेक्स्ट बुक केस बनने के पीछे छुपा था एक ऐसा छोटा बच्चा जो अपनी माँ से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि उसकी माँ से मिलती जुलती हर लड़की को उसने अपने बाथरूम में बुचर करके नाइफ से टुकड़े टुकड़े करके शेल्फ पे ट्रॉफी की तरह सजाया था। एडमंड कैम्पर अपने पेरेंट्स के साथ USA के कैलिफोर्निया में रहता था। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें थीं, एक बड़ी और एक छोटी। एड की मॉम और उसके डैड के बीच में जो रिलेशन थे वो काफी ज्यादा खराब थे। वो पूरा वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मारपीट करते रहते थे, गाली गलौज करते रहते थे, और इतने ज्यादा झगड़ों की वजह से एड की मेंटालिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था। एड बहुत छोटी उम्र से एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा था, जहाँ पे एक दूसरे को मारना पीटना और अपना रेज दिखाना बहुत नॉर्मल चीज थी। जब एड सिर्फ 9 साल का था उसके मॉम और डैड दोनों सेपरेट हो गए, उनका डाइवोर्स हो गया था, और यही डाइवोर्स था पूरे एडमंड केस का मेन रीजन। क्योंकि अगर ये डाइवोर्स नहीं हुआ होता तो बड़े होकर एड एक नॉर्मल प्रोफेसर ही बनता। इस डाइवोर्स ने एड के दिमाग पे एक परमानेंट छाप छोड़ दी थी, क्योंकि उसके बाद वो अपनी टॉक्सिक और डोमिनेटिंग मदर के साथ ही रहने लग गया था, और बेसिकली एड की माँ के पास कस्टडी आ गई थी एड की। एड की मॉम का नाम था क्लार्नेल, और क्लार्नेल एक ऐसी औरत थी जो पूरा वक्त एड को नीचा दिखाती रहती थी। वो पूरा दिन एड को कहती रहती थी तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है, यू आर गुड फॉर नथिंग, और पूरा दिन एड सिर्फ यही बातें सुनता रहता था। इन शॉर्ट कहा जाए तो एड की माँ क्लार्नेल एक मैन हेटर थी, जिसकी वजह से एड को हर रोज काफी सारे टॉन्ट्स झेलने पड़ते थे। कभी क्लार्नेल एड की हाइट का मजाक उड़ाती थी, कभी इस बात का मजाक उड़ाती थी कि एड कितना ऑकवर्ड रहता है बाकी लोगों के बीच में, कि वो कुछ बोलता नहीं है, और अलग अलग बातों पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था एड का। सबसे बड़ी और बोरेस्ट बात ये थी कि क्लार्नेल एड को लड़कियों से दूर रखती थी, इवन उसकी 2 बहनों से भी। क्लार्नेल दोनों बहनों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे सोती थी, और क्लार्नेल एड को नीचे बेसमेंट में सुलाकर आती थी, क्योंकि क्लार्नेल को लगता था कि कोई भी नॉर्मल लड़की एड के साथ सेफ नहीं है, और ये बात वो एड को खुद बोला भी करती थी। क्लार्नेल इतना ज्यादा टॉर्चर करती थी एड को कि एड ने खुद कहा था आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ टू स्लीप बिकॉज आई फेल्ट रिजेक्टेड, अनवांटेड, हेटेड बाय माई ओन मदर। और इस पूरे रिजेक्शन का असर एड के दिमाग पे पड़ रहा था। छोटी सी एज में ही एड ने एक डिस्टर्बिंग इमेजिनेशन डेवलप करनी शुरू कर दी थी। अपनी सिस्टर्स की डॉल्स को काट कर फेंक देना, एनिमल्स को हर्ट करना, अपने ही पेट को मारकर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके बरी कर देना। एड ये सब कुछ करना शुरू कर चुका था। ये इंसिडेंट क्लियरली दिखाते हैं कि उसके अंदर एक डिस्टर्ब्ड माइंड डेवलप हो चुका था, जो पेन और डेथ को एक सोर्स ऑफ कंट्रोल समझने लगा था। और फिर आया 1964। अब 15 साल की उम्र में एडमंड कैम्पर एक ऐसी लाइन क्रॉस करने वाला था जहां से वापस आना इम्पॉसिबल था। सारा बचपन अपनी माँ के वर्बल टॉर्चर को झेलने के बाद एडमंड की माँ क्लार्नेल ने उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भेज दिया, क्योंकि क्लार्नेल को लगा कि वो अब एक नॉर्मल फार्म पर रहेगा, कंट्री साइड में रहेगा, तो शायद नई हवा, नया एनवायरनमेंट उसे नॉर्मल बना दे। लेकिन जो एड की माँ ने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। फार्म हाउस पे, कंट्री साइड पे एडमंड अपनी नानी के तानों की वजह से डिस्टर्ब रहने लगा, और एक दिन उसने एक ऐसा स्टेप ले लिया जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगस्त 27, 1964। उस दिन कैम्पर अपनी ग्रैंड मदर मॉड कैम्पर के साथ किचन में था। मॉड उसे कंटिन्यूसली टॉन्ट्स कर रही थी, उसकी ऑकवर्डनेस पे कमेंट कर रही थी, और अचानक एडमंड के अंदर का सारा गुस्सा इरप्ट हो गया। एड तेजी से अपने ग्रैंडपा के रूम में गया और उनकी 22 कैलिबर की कार्बन राइफल उठाई, और एड ने उस राइफल को सीधा अपनी ग्रैंड माँ पे पॉइंट करके 3 गोलियां चला दी।
एड की ग्रैंडमा वहीं किचन फ्लोर पे गिर गई। हर जगह खून था, लेकिन यहाँ भी एड रुका नहीं। गोली मारने के बाद एड ने किचन स्लैब से नाइफ उठाया और वो बार बार अपनी ग्रैंडमा की बॉडी को स्टेप करता गया, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर स्टेप के साथ उसका गुस्सा और निकलता जा रहा था, जैसे सालों की नफरत उस नाइफ के साथ बाहर निकल रही हो। लेकिन एडमंड वही रुका नहीं। जब उसने अपनी ग्रैंडमा को मारा तो उसी टाइम ग्रैंडपा बाहर गए हुए थे किसी काम से। लेकिन जब एड अपनी ग्रैंडपा को स्टेप कर रहा था तब ग्रैंडपा लौटे हुए दिखाई दिए, तो एड भाग के ड्राइववे पे गया और ग्रैंडपा को भी गोली मार दी। लेकिन इस बार इसलिए नहीं कि वो ग्रैंडपा से भी नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि वो नहीं चाहता था कि ग्रैंडपा अपनी वाइफ की डेड बॉडी देखें। कैंपर ने कन्फेस भी किया था, आई डिडंट किल माय ग्रैंडपा बिकॉज आई हेटेड हिम, आई किल्ड हिम बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू वॉक इनटू द हाउस एंड सी हिज वाइफ लाइंग डेड ऑन द किचन फ्लोर। सोचो, सिर्फ एक 15 साल का लड़का जिसने एक ही दिन में अपनी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा दोनों को मार दिया था। वो मर्डर्स के बाद भागा भी नहीं, छुपने की कोशिश भी नहीं की। एडमंड ने इसके बाद खुद अपनी माँ को फोन करके बताया कि उसने क्या किया है और फिर कामली वेट किया जब तक पुलिस नहीं आई। एड इतना ज्यादा संकी हो गया था कि उसने पुलिस को कहा, आई जस्ट वांटेड टू सी व्हाट इट फेल्ट लाइक टू किल ग्रैंडमा। ये बात उसने पुलिस को बोली थी, यानी एड के अंदर ना कोई गिल्ट था, ना कोई रिमोर्स, ना कोई सैडनेस। वो बस कम्प्लीटली फाइन था हर चीज से। एड ने कोर्ट के अंदर क्लियरली कन्फेस कर दिया था कि ये सब कुछ उसने ही किया है। उसने एक बार भी इनकार नहीं किया, लेकिन उसकी डिस्टर्बिंग मेंटल स्टेट देखकर जज ने उसे क्रिमिनली इंसेन डिक्लेयर कर दिया। फिर उसे भेज दिया गया एडस्कार्डियो स्टेट हॉस्पिटल में, एक ऐसी जगह जहां सबसे डेंजरस मेंटली इल क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। वहां डॉक्टर्स ने उसे पैरानॉइड सिक्सोफ्रेनिया डायग्नोज किया। पर हॉस्पिटल में भी एड अपनी वायलेंट फैंटेसीज ओपनली डिस्क्राइब करता था, जैसे कि कैसे उसे बॉडीज को कट करने पर खून देखकर सुकून मिलता है। वो ये सब ओपनली बताता था हॉस्पिटल में। एड को देखकर हॉस्पिटल के लोग अक्सर कह देते थे कि ये इंसान साइकोपैथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह एड बोलता और बिहेव करता था वो किसी स्मार्ट और प्रोफेशनल इंसान जैसा लगता था। और अब सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो हाईली इंटेलिजेंट था, यानी एड कैंपर का IQ 145 था। जहां एक एवरेज इंसान का IQ 100 होता है, वहां 145 का मतलब होता है कि वो एक गिफ्टेड कैटेगरी में आता था, जहां टॉप साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स आते हैं। इसी वजह से एक्सपर्ट्स आज भी उसे हाई IQ साइकोपैथ के नाम से रेफर करते हैं। 1969 में जब एड कैंपर 21 साल का होता है तो उसे उसकी बर्थडे पर पैरोल पर रिलीज कर दिया जाता है, ये कहकर कि अब एड रिहेबिलिटेटेड हो चुका है, यानी अब वो सोसाइटी के लिए डेंजर नहीं है। पर एड कुछ ज्यादा खुश नहीं था बाहर निकल के। उसके सरप्राइज के लिए कोर्ट ने उसे उसकी माँ की कस्टडी में ही भेज दिया था, जिसे देखकर उसका खून खोल जाता था और उसका सर पागलों की तरह दर्द करने लगता था, बिकॉज वो इतना ज्यादा रेज में आ जाता था अपनी माँ को देखकर। रिलीज होने के बाद हॉस्पिटल से निकलकर जहाँ वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मर्डर के बाद भेजा गया था, उसको वापस उसकी डोमिनेटिंग माँ के पास भेज दिया गया। एड ने कोर्ट में अपील भी करी थी कि मुझे मेरी माँ के पास मत भेजो, लेकिन कोर्ट ने एड की एक बात भी नहीं सुनी। और अब एड अपनी माँ क्लर्नल के साथ एप्टोस कैलिफोर्निया में रहने लगता है, लेकिन अब भी इन दोनों के हॉस्टाइल रिलेशनशिप नहीं सुधरा था। क्लर्नल अभी भी एड को साइकोलॉजिकल ट्रिगर करती रहती थी। वो वर्बली अब्यूसिव थी और इस कांस्टेंट ह्यूमिलेशन से एड के अंदर का गुस्सा और ज्यादा फ्यूल होने लगा था। फिर एड का एक और ऑब्सेशन था, उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी थी, लेकिन जब उसने अप्लाई किया तब ट्रेजिकली उसे पता चला कि उसकी हाइट 6 फुट 9 इंच होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। बेसिकली एड वाज टू बिग, ही वाज अ जायंट। वो पुलिस फोर्स के लिए बहुत बड़ा था। पुलिस ने उसे बोला, यू आर टू लार्ज टू बी इन यूनिफॉर्म, बट एड स्मार्ट था। वो सेंटा क्रूज के एक लोकल कोप बार जेरी रूम में जाने लगा। वहाँ वो पुलिस ऑफिसर्स को ड्रिंक पिलाता, उनकी दोस्ती में रहता और उनके साथ हैंग आउट करता था। पुलिस ने उसे एक निक नेम दिया, बिग एड। लेकिन अंदर ही अंदर एड बहुत अकेला था। लड़कियों के साथ उसका कभी कोई प्रॉपर कनेक्शन बना ही नहीं। वो लड़कियों को देखकर ऑकवर्ड हो जाता था। उसकी पहली डेट भी तब हुई जब वो रिलीज हुआ था, मतलब 21 साल की उम्र में। पर तब भी उस लड़की से कुछ खास बात नहीं जम पाई। उस वक्त अमेरिका में हिपी कल्चर फुल स्विंग में था, अल्कोहल पीक पर था, लड़कियां हिच हाइकिंग करती थी, कॉलेज पार्टीज होती थी। पर एड अपनी हाइट, बॉडी और ऑकवर्ड बिहेवियर की वजह से लड़कियों से कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया। अंदर से वो डिस्परेट था, फिजिकली और सेक्सुअली दोनों तरह से। और अब ये नीड्स इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। अपनी फैंटेसीज को रियलिटी बनाने से पहले एड ने एक डिस्टर्बिंग चीज स्टार्ट की, प्रैक्टिस। वो हाईवे पर खुद कार चलाकर निकलता और हिच हाइकर्स यानी जो लोग लिफ्ट मांगते हैं उन्हें फेक हेल्प देता था। 1-2 बार नहीं बल्कि 100 से 150 बार उसने ये किया। वो हिच हाइकर्स को उनकी डेस्टिनेशन तक लिफ्ट देता था, पर उसके लिए हर राइड एक रिहर्सल जैसी थी। 7 मई 1972 सनी कैलिफोर्निया का एक आम दिन था और इस
इसी दिन एड अपनी माँ से एक गंदा झगड़ा कर लेता है। गुस्से में वो घर से बाहर निकल जाता है। उसके अंदर सालों का दर्द, नफरत और दबा हुआ गुस्सा उबल रहा था। अब उसे ये गुस्सा निकालना था, इसलिए वो अपनी कार को फुल स्पीड से हाईवे पर ले जाता है। वहाँ उसे दो कॉलेज स्टूडेंट हिच हाइकिंग करती हुई दिखती हैं, मैरी एंड अनीता। वो दोनों फ्रांसिस स्टेट यूनिवर्सिटी से स्टैनफोर्ड के लिए जाना चाहती थी, पर अनफॉर्चुनेटली जिससे उन्होंने हेल्प मांगी थी वो एड कैंपर था। एड के पोलाइट और जेंटल इमेज देखकर दोनों लड़कियां उसकी कार में बैठ गईं। कार में बैठते ही उन्होंने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस किए, पर एड इतना स्मूथ टॉकर था कि लड़कियां उसके साथ सेफ फील कर रही थी। इसी पॉइंट पर एड ने इंटेंशनली एक गलत टर्न लिया। लड़कियों को लगा कि शायद एड से गलती हुई है, पर जैसे ही उन्होंने सवाल करना शुरू किए, एड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कार को रैशली एक आइसोलेटेड एरिया में ले जाकर पार्क करता है। अब दोनों लड़कियां डरी हुई थी, उनकी सांसें तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए। जब वो भागने की कोशिश करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि एड ने कार के अंदर से डोर हैंडल्स निकाल दिए हैं ताकि कोई भी बाहर ना भाग सके। मैरी और अनीता को समझ आ गया था कि बचना मुश्किल है और एड को अपना गुस्सा रिलीज करना था। दोनों लड़कियां चीखने लगती हैं, सबसे ज्यादा मैरी। तो एड उसे हैंडकफ करता है। जब वो मैरी को हैंडकफ पहना रहा होता है तब गलती से उसका हाथ मैरी के एक ब्रेस्ट से टच कर जाता है। बाद में एड ने कन्फेस भी किया था कि उस मोमेंट पर उसे बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई थी, जैसे किसी ने पब्लिक में किसी को गलती से छू लिया हो, और उसने मैरी से सॉरी भी कहा था। वियर्ड बात ये थी कि अगले ही पल एड ने प्लास्टिक बैग से मैरी को सफोकेट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैरी रेजिस्ट करने लगी तो एड ने अपना हंटिंग नाइफ निकाला और मैरी के चेस्ट पर मल्टीपल टाइम स्टेप किया। कुछ ही मिनट में मैरी की बॉडी कोलैप्स हो गई। कार के फ्रंट सीट और फ्लोर बोर्ड पर खून ही खून था। अनीता को लगा कि शायद एड अब रुक जाएगा, कि वो उसे हर्ट नहीं करेगा, पर अनीता नेक्स्ट थी। एड ने अनीता को कार के बाहर घसीट कर निकाला और उसे बुरी तरह से स्टेप किया। स्टेप करने के बाद भी वो नहीं रुका, या शायद रुक नहीं पाया। बाद में एड ने कन्फेस भी किया था, उस मोमेंट में मेरा माइंड ब्लैंक हो गया था, जैसे कुछ स्नैप कर गया हो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक नॉर्मल कार लिफ्ट अब उन दोनों लड़कियों की मौत बन गई थी। एड ने कामली उन दोनों बॉडीज को कार के ट्रंक में डाला और अपनी माँ के घर की डायरेक्शन में ड्राइव करने लगा, वही घर जहाँ से ये सब रेज शुरू हुआ था। घर पहुँचते ही वो दोनों बॉडीज को घूरता रहा, जैसे फाइनली उसे लगा हो कि वो कुछ बन गया है। उसने कहा, आई फेल्ट पावरफुल, लाइक आई हैड फाइनली डन समथिंग बिग। फिर एड ने दोनों बॉडीज को ट्रंक से निकाल कर अपने रूम में ले गया। वहाँ उसने मैरी और अनीता के कपड़े धीरे धीरे उतारे, उनकी बॉडीज की पिक्चर ली और फिर अपनी सालों की डेस्परेशन उन पर निकाली। एड ने अनीता और मैरी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और वो यहाँ भी नहीं रुका। उसने उन बॉडीज को बुचर नाइफ से धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड किया और उसने फ्लैश और ऑर्गन्स को प्लास्टिक बैग में डाल दिया। सबसे ज्यादा चिलिंग पार्ट ये था कि एड ने उन दोनों लड़कियों के हेड्स को अलग से निकाल कर रखा था। कभी उनको बाथरूम शेल्फ पे तो कभी कभी अपने बेड के पास रखता था। एड ने बाद में कन्फेस भी किया कि वो कभी कभी उन दोनों हेड से बात भी करता था और उसको कई बार ऐसा लगता था कि वो दोनों लड़कियां अभी भी उसके साथ हैं। एड इतना ज्यादा डिस्परेट था कि उन दोनों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स को फेंकने से पहले उस पागल इंसान ने उनके कटे हुए सरों को भी नहीं छोड़ा। एड ने उन दोनों हेड्स को फेंकने से पहले उन दोनों हेड्स के साथ ओरल सेक्स परफॉर्म किया। पर मैरी और अनीता को मारने के बाद भी एड के अंदर की आग अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। सितंबर 14, 1972 एक 15 साल की ब्राइट टैलेंटेड डांसर आइको बस स्टैंड पर खड़ी थी। उसने अपनी डांस क्लास के लिए जाना था, लेकिन उसकी बस मिस हो गई थी। और उसी वक्त एडमंड कैंपर अपनी कार लेकर वहां पहुंच गया। मीरा राइट? एड ने एक फ्रेंडली अंदाज में पूछा। आइको सिर्फ 15 साल की थी, सोचती थी कि एक हेल्पफुल गाय लिफ्ट देने आया है तो लिफ्ट ले ही लेती हूँ, और वो एड की कार में बैठ जाती है। बट एड दोबारा अपनी कार को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाता है और इस बार सीट से अपनी गन निकाल लेता है। एड उसे चुप कराने के लिए अपने बड़े बड़े हाथों से उस लड़की का गला दबाने लगता है, और जब आइको स्ट्रगल करती है तो वो उसके सर के बीचों बीच शूट कर देता है। आइको की बॉडी को एड अपने घर ले आता है और उसकी डेड बॉडी के साथ भी वो रात भर नेक्रोफेलिक एक्ट परफॉर्म करता है और बाद में उसकी बॉडी को डिसेंबर करके उसे भी डिस्पोज ऑफ कर देता है। जब एड आइको की बॉडी के साथ के सारे एक्ट्स कर रहा था, रात भर उसकी बॉडी के साथ खेल रहा था, उसी टाइम पर आइको के पेरेंट्स पूरे शहर में मिसिंग के पोस्टर लगा रहे थे कि शायद इन पोस्टर की वजह से वो अपनी बेटी को ढूंढ पाए। एड कैंपर ने आइको के बारे में ये कहा था, शी वॉज जस्ट अ चाइल्ड येट आई हैड नो कंट्रोल, इट वॉज लाइक समथिंग एल्स वॉज ऑपरेटिंग मी।
1972 के बाद कुछ महीनों तक एड कैंपर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता रहा। वो पुलिस के रडार पर नहीं था और अपनी माँ के घर पर चुपचाप रह रहा था, लेकिन उसे उसके अंदर का जो शैतान था वो ज्यादा देर तक उसको शैतानी से बैठने नहीं देने वाला था। 7 जनवरी 1973 18 साल की सिंडी शॉल, एक कॉलेज स्टूडेंट, अपने फ्रेंड के घर से निकल रही थी और रोड के एक कॉर्नर पर खड़ी थी लिफ्ट का वेट करते हुए। उसी वक्त एडमंड अपनी कार लेकर आया और सिंडी को कार में बैठने का इशारा किया। सिंडी को भी एड पर कोई शक नहीं हुआ और वो उसकी कार में बैठ गई। एड के मुताबिक उसने सिंडी को अपनी 22 कैलिबर पिस्टल से शूट किया था और सिंडी की डेथ इतनी सडन थी कि उसे रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं मिला था। उसके बाद एड सिंडी की बॉडी को अपनी माँ के बेडरूम में ले जाता है। और अगर अब हम सिंडी की बात करें तो एड एक्चुअली सिंडी से कुछ ज्यादा ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। उसने कहा था, व्हेन आई किल्ड सिंडी आई टुक हर विद मी बिकॉज आई वांटेड हर, इट वाज रेज, इट वाज पोजेशन। वो सिंडी को पाना चाहता था और उसे अपने पास एक प्राइज पोजेशन की तरह रखना चाहता था। इसलिए जब वो सिंडी को अपने घर लाता है तो वो सबसे पहले बुलेट को केयरफुली सिंडी के सर से निकालता है जो उस पागल इंसान ने खुद मारी थी। और उसके बाद काफी दिनों तक वो सिंडी की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व रहता है। फिर जब उसका मन भर जाता है तो वो सिंडी की बॉडी को अपनी ही मॉम के बाथरूम में बुचर करता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है सिंडी की बॉडी के। लेटर ऑन वो सारे बॉडी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग्स में डालकर डिस्पोज ऑफ कर देता है, बट वो सिंडी की फेस को अभी भी अपने पास रखता है। 5 फरवरी 1973 को एक कॉलेज कैंपस से 2 यंग स्टूडेंट रोजालिंड और अलाइस एक ही दिन में गायब हो जाती हैं और आई विटनेसेस बताते हैं कि उन्होंने एक टॉल फ्रेंडली मैन की कार में उन दोनों को चढ़ते हुए देखा था। और वो टॉल और फ्रेंडली मैन कोई और नहीं बल्कि एडमंड कैंपर ही था। एड ने उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठाया और उनके हेड पर पॉइंट ब्लैंक पे गन रखी और दोनों को शूट कर दिया। और फिर उन दोनों की बॉडीज के साथ भी वही सब कुछ किया जो वो बाकी विक्टिम्स की बॉडीज के साथ कर रहा था। लेकिन इतनी सारी लड़कियों का रेप, मर्डर और उनको काटने के बाद भी कैंपर के अंदर का रेज, वो गुस्सा खत्म नहीं हो रहा था। हर क्राइम के बाद एड डेंजरसली और ज्यादा गुस्सा हो जाता था, उसके अंदर और ज्यादा एंगर बढ़ता जा रहा था और अब वक्त आ गया था कि कैंपर अपने सोर्स ऑफ रेज को ही खत्म कर दे। अप्रैल 20, 1973 एड की माँ क्लार्नल रात को देर से पार्टी करके घर आती है। वो पार्टी से आकर सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है और तब एड उसके कमरे में आता है। एड की माँ एड को आंखों से इशारा करती है और पूछती है, क्या तुम फिर से लड़ने आए हो? एड वहीं दरवाजे पर रुक जाता है, बोलता है, नहीं, आज मैं आपको गुड नाइट बोलने आया हूँ। और उसके बाद एड सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जब उसकी माँ सो जाती है एड उनके कमरे में जाता है और खड़े होकर क्लर्नल को सोता हुआ देखता है और वो देखते देखते यही सोचता है कि यही है वो औरत जिसने पूरे बचपन से मुझे इंसल्ट किया, मुझे नीचा दिखाया, मुझे बहुत बुरा फील कराया, मुझे इतना गुस्सा दिलाया। और वो अपनी माँ के चेहरा देखते हुए सिर्फ एक चीज सोच रहा था कि अब वक्त आ चुका है इस इंसान को खत्म करने का। एड अपने पीछे से क्लो हैमर निकालता है और अपनी सोती हुई माँ के सर पर बिना सोचे समझे एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम जोर जोर से हैमर मारने लगता है। और अब वो तब तक मारता है जब तक उसकी सारी नफरत, सारी बेइज्जती, सारी चीखें क्लर्नल के खून के साथ बह नहीं जाए। एड की माँ का पूरा बेड खून से लाल हो चुका था, पूरी बेडशीट, पूरे पिलर्स, पूरे बेड के फ्रेम लाल हो चुके थे। उसी रूम की दीवारों पे, फर्श पे, इवन सीलिंग पे भी खून की छींटें लगी हुई थी बिकॉज एड ने इतनी जोर से हैमर मारा था। सिर्फ कुछ मिनट्स में ही क्लर्नल को बेडरूम एड के गुस्से से एक स्लॉटर हाउस बन चुका था। लेकिन एड यहाँ रुकने वाला नहीं था। वो अपनी माँ के गले को पेन नाइफ से चीरने लगता है, काटने लगता है और फिर अपने माँ के सर को पकड़ के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और उसके बाद वो अपनी माँ की डेड बॉडी को ह्यूमिलेट करने लगता है और अपनी माँ के कटे हुए सर को उठा के वो टेबल पर रख देता है और उसके बाद उसी कटे हुए सर को देख के घंटों तक पागलों की तरह चिल्लाता रहता है, गालियां देता रहता है, जैसे कि अभी भी उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और वो सीधा अपनी माँ को फेस टू फेस बुरी बातें सुनाना चाहता है। एड वो सारी बातें बोल रहा होता है अपनी माँ के कटे हुए सर को देख के जो वो नॉर्मली नहीं बोल पाता था। एड को अपनी माँ के कटे हुए सर को देख के भी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उस कटे सर से एक डार्ट बोर्ड बना दिया और वो डार्ट्स लेकर उस चेहरे पर फेंक रहा था, उस सर पर फेंक रहा था। बेसिकली उसने अपनी माँ के कटे हुए सर को एक डार्ट बोर्ड बना दिया था। एड हर एक थ्रो के साथ अपने अंदर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा था। हर डार्ट एक तरह से उसके चाइल्डहुड के पेन और ह्यूमिलेशन का सिंबल था और एड को ऐसा लग रहा था कि अब वो फाइनली अपने गुस्से को रिलीज कर पा रहा है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात पता है क्या? उसने अपनी माँ के कटे हुए सर के साथ भी ओरल सेक्स परफॉर्म किया था। एड अभी भी
ही कुछ ऑफ था। उसके दिमाग में आ रहा था कि अब वो कम्प्लीटली अपनी माँ के चेहरे को अपनी नजरों से हटा देना चाहता है। तो वो वापस से अपना हैमर लाया और उसने एक वाटरमेलन की तरह अपनी माँ के सर को स्मैश करना शुरू कर दिया। और वो करता रहा, वो रुका नहीं जब तक वो पूरा हेड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो गया था। ये करने के बाद उसने क्लर्नल की टंग और लर्निक्स यानी वॉइस बॉक्स को उखाड़ के निकाल के डस्टबिन में डाल दिया, जिससे वो अपनी माँ की टॉर्चरिंग आवाज को हमेशा के लिए साइलेंस कर रहा था। पर क्लर्नल के टफ वोकल कॉर्ड्स को डिस्पोजेबल मशीन तोड़ नहीं पा रही थी और सारे के सारे टिश्यूज को वो वापस से सिंक में इजेक्ट कर देती थी। दैट सीम्ड एप्रोप्रिएट एज मच एज शी and screamed and yelled at me over so many years। यानी उसके मुताबिक उसकी माँ के वोकल कॉर्ड्स इतने सालों तक सिर्फ गालियाँ, चीखना, चिल्लाना और जलील उगलने के बाद भी इतने ज्यादा टफ थे कि अब वो गार्बेज डिस्पोजल की शार्प ब्लेड्स को भी बीट कर पा रहे थे। कि उसकी माँ के वोकल कॉर्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग थे अपनी माँ को मारने के बाद अब एड एक क्लियर सस्पेक्ट बन चुका था। इसलिए कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद उसने अपनी माँ की बेस्ट फ्रेंड सैली को मूवी डिनर पर घर पर इन्वाइट किया। और जब उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड सैली घर पर आई तो एड ने उसका भी गला घोटकर उसे मार दिया। इस पॉइंट पर एड काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन था यानी कि उसकी माँ अब हमेशा से उसकी लाइफ से जा चुकी थी। माँ की फ्रेंड सैली की बॉडी और अपनी माँ की बॉडी को उठा के एक क्लोजेट में डाल देता है और उसके साथ एक नोट छोड़ देता है। क्लोजेट में डालने के बाद वो अपनी गाड़ी को कहीं दूर ले जाता है और ये सोचता है कि अब शायद पुलिस हाई अलर्ट पे होगी और अब वो एड का मैन हंट करेंगे, कि मतलब वो एड को ढूंढेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कोई रेडियो पे न्यूज आई, ना कोई पुलिस वाला एड को ढूंढते हुए आया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था। एक तरीके से पुलिस को पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ हो चुका है। एड खुद एक फोन बूथ पर जाता है और किसी को फोन लगाता है। ये कॉल किसी और को नहीं बल्कि वो खुद पुलिस को लगा रहा होता है। एड ने कहा कि उसने अपनी माँ को और उनकी फ्रेंड सैली को जान से मार दिया है। एड ने उन दोनों का मर्डर कर दिया है। ये उसने कन्फेस किया फोन पर पुलिस के सामने और उसने बोला पुलिस को कि आके मुझे अरेस्ट कर लो। लेकिन ऑफिसर पहले उस पर बिलीव ही नहीं करते थे। कहते हैं कि थोड़ा रुको, कुछ घंटे बाद कॉल करना। एड कुछ घंटों बाद दोबारा एक कॉल करता है पुलिस को। तो पुलिस को शक होना शुरू होता है और वो एड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है और वहां पे एड विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी हेसिटेशन खुद को सरेंडर कर देता है और उसके साथ ही साथ वो बाकी 6 लड़कियों के मर्डर्स के बारे में भी कन्फेस करता है और एडमिट करता है। वो उस टाइम पुलिस को बताता है कि मैं ही हूँ द कोएड किलर। जब पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, तुम आराम से भाग भी सकते थे, तुम्हें अरेस्ट होने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे नहीं था। तो एड ने बताया कि मेरी माँ ही मेरे सारे हेट, मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन की वजह थी और जब वो एलिमिनेट हो चुकी है एक अजीब सी एम्प्टीनेस आ गई है एड की लाइफ में। एड ने बोला कि आई फेल्ट लाइक माई सोर्स ऑफ रेज वाज गॉन, आई डिडंट नीड टू कीप किलिंग एनीवन। कर्नल को मारने के बाद एडमंड कैम्पर ने अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी क्योंकि उसकी रेज का असली सोर्स यानी वो औरत जिसने बचपन से उसे इंसल्ट किया, ह्यूमिलेट किया, बेसमेंट में लॉक किया, उसके सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय किया, उसकी माँ कर्नल अब थी ही नहीं। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे भी एडमंड कैम्पर से पूछा गया था सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग किल या फेवरेट विक्टिम कौन था, तो एड हमेशा अपनी माँ का नाम लेता था। यहाँ तक कि वो अपनी विक्टिम्स को भी इस बेसिस पर सिलेक्ट करता था कि वो उसकी माँ से कितनी ज्यादा रिसेंबल करती हैं। एड ही सेड दे वर अ सरोगेट फॉर माय मॉम एंड किलिंग देम मेड मी फील लाइक आई वाज किलिंग हर अगेन एंड अगेन। कोर्ट रूम में सब एड को देखकर हैरान थे बिकॉज ही सीम्ड लाइक अ 6'9" जेंटल जायंट। एड ने अपनी सारी किलिंग्स को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था कोर्ट रूम में, जैसे कि वो कोई मैथ्स प्रॉब्लम समझा रहा हो या फिर कोई ऐसी बात बता रहा हो जो जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। एड के लिए सारे मर्डर्स बहुत ही नॉर्मल चीज थे। कोर्ट रूम में लोग हैरान थे सारी डिटेल सुनकर और उनको ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इंसान इतना इजीली अपने सारे मर्डर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे एक इंसान अपने मर्डर्स की एक एक डिटेल सुना सकता है। 7 मई 1973 जजेस ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए एडमंड कैम्पर पर 8 काउंट्स ऑफ फर्स्ट डिग्री मर्डर लगाया। कस्टडी में रहकर एड ने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया और कस्टडी में साइकेट्रिस्ट को ये भी पता लगा कि कैम्पर हैड एंगेज इन कैनिबलिज्म। एड ने अपने विक्टिम्स के लेग को चिकन स्ट्रिप्स की तरह खाया था। फिर नवंबर 8, 1973 के दिन ज्यूरी ने सिर्फ 5 घंटे के डिस्कशन के बाद एड कैम्पर को गिल्टी ऑन ऑल काउंट्स डिक्लेयर करके उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। तो गाइस ये थी एड कैम्पर की कहानी। एक ऐसा इंसान जो इतना हाईली इंटेलेक्चुअल था कि उसने अपनी
क्राइम्स को साइंटिफिकली ब्रेक डाउन किया था और FBI भी टिल डेट उसे स्टडी करती है टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ सीरियल किलर्स। यहाँ तक कि जॉन, एक FBI प्रोफाइलर, ने उसे अमंग द ब्राइटेस्ट भी कहा था। अपनी प्रेजेंट डेज में एड कैम्पर ने अपने स्मूथ नरेशन की वजह से कई ऑडियो बुक्स भी नरेट किए थे। पर यहाँ ये सवाल उठता है कि अपनी माँ की नफरत किसी दूसरे इंसान को बेरहमी से मारने को जस्टिफाई कर सकता है? क्योंकि सच तो ये है कि गुस्सा, नफरत एक ट्रॉमा कोई एक्सक्यूज नहीं होता ऐसा कुछ करने का। एड कैम्पर एक हाईली इंटेलिजेंट, कैलकुलेटेड इंसान था। वो बस अपनी माँ को ब्लेम करके अपनी डिस्प्रेशन और डोमिनेशन उन लड़कियों पे जताना चाहता था। वो खून से भरी हुई कार्स थी, उन लड़कियों की चीखें और खुद कैम्पर की माँ की डेड बॉडी सब दिखाते हैं कि कैम्पर एक इंसान नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था। बाय द वे, एड कैम्पर आज भी जिंदा है और उसके साथ जिंदा है उन सारे पेरेंट्स के दर्द जो उन विक्टिम्स के पेरेंट्स थे, उन सारे विक्टिम्स की चीखें, ये सब कुछ आज भी जिंदा है। और ये जो पूरा केस है ये भी हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि ये खुद FBI स्टडी करती है टू बिकम बेटर एट आइडेंटिफाइंग साइकोपैथ्स। इस पे एक 2017 में नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनी थी द माइंड हंटर के नाम से।